साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज अपनी क्लास में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखेंगे। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ पर न केवल गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे, बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ये सभी क्लासेज आपको हमारे इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही संकल्प बैच के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। इन क्लासेज की पीडीएफ के लिए आपको हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप में जुड़ना होता है, जिसकी एक नॉमिनल फीस केवल 499 है। इस 499 फीस में आपको इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की गई सभी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। 6306473800 हमारा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए क्लास को अपनी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में देखते हैं। बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया जाता है उसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव को दो बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, एक बार 1757 से 1760 तक और दूसरी बार 1765 से 1768 तक। प्लासी युद्ध आप जानते हैं जून 1757 को होता है और इसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है। फिर बक्सर युद्ध होता है 1764 को। बक्सर युद्ध विजय के उपरांत पुनः इसको बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और फिर इसी के नेतृत्व में इलाहाबाद की दोनों संधियां होती हैं। बंगाल में द्वैत शासन शुरू करता है। ये 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चलता है। फिर वरेन हेस्टिंग 1772 में इस द्वैत शासन को समाप्त करता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि द्वैत शासन किसके द्वारा शुरू किया गया और किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया जाता है और 1772 में वरेन हेस्टिंग के समय में इसको समाप्त किया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बक्सर युद्ध के बाद पराजित संघों के साथ दो संधियां करता है। पहली आप इलाहाबाद की प्रथम संधि देखते हैं जो 12 अगस्त 1765 को होती है। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ करता है और इस संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, मात्र 26 लाख रुपए प्रति वार्षिक राजस्व देकर। अब यहाँ पर जब इसको दीवानी अधिकार कंपनी को मिलते हैं तो दीवानी कार्य के लिए उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को उप दीवान नियुक्त किया जाता है। ये सभी बातें हमने अपनी पिछली क्लासेज में भी की थी। जो बच्चे पिछली वाली क्लास देखे होंगे बंगाल के नवाबों के जब बारे में हम पढ़ा रहे थे, तब इन सभी बातों को डिस्कस किया था। बक्सरवार और बक्सरवार के दौरान जो इलाहाबाद की दोनों संधियां होती उनको डिटेल में वहां डिस्कस किया था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी वहां हमने पढ़ा था। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है नवाब शुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इस संधि के उपरांत क्या होता है? अवध के नवाब को अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना जो है स्वीकार करते हैं। ये इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र होता है, ये दोनों क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दिए जाते हैं। बाकी के जो क्षेत्र होते हैं वो अवध के नवाब को वापस कर दिए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में अंग्रेजों के संरक्षण में रखा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर रहता है उसी समय जो है श्वेत विद्रोह होता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा उपहार लेने और निजी व्यापार करने पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। निजी व्यापार करने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाता है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या करता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में हालवेल बंगाल के गवर्नर बनते हैं और हालवेल आप जानते हैं, हालवेल जो ब्लैक होल की घटना होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा, एक काल कोठरी के अंदर 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें मात्र 23 व्यक्ति ही बच पाते हैं। उन 23 व्यक्तियों में हाल भी शामिल होते हैं, जो बाद में इस ब्लैक होल घटना यानी काल कोठरी घटना के बारे में ये बताते हैं। इसके बाद विंसिटार्ट जो 1760 से 1765 तक बंगाल के गवर्नर होते हैं। बक्सर युद्ध के दौरान यही बंगाल के गवर्नर होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था 1757 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, देन 1760 से 65 तक विंसिटार्ट बंगाल के गवर्नर होते हैं और इन्हीं के टाइम पर बक्सर वार लड़ा जाता है। इसके बाद फिर 65 से 67 के बीच रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इलाहाबाद की दोनों संधियां होती हैं। विंसिटार्ट के बाद में विरेलस्ट ये 1767 से 69 तक बंगाल के गवर्नर होते हैं। द्वैत शासन के समय ये भी बंगाल के गवर्नर थे। फिर कार्टियार आते हैं। कार्टियार 1769 से 72 तक बंगाल के गवर्नर थे। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल जो है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पड़ा था। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। कार्टियार जब बंगाल के गवर्नर होते हैं तो पहली बार जो है आधुनिक भारत का अकाल पड़ता है। कब? 1770 में। वॉरेन हेस्टिंग्स इनका 1772 से 1785 तक का कार्यकाल होता है। अब इनके संबंध में आपको एक बात
सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, राइट। हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं, जैसे इन्होंने राजस्व बोर्ड का गठन किया था 1772 में, राजस्व कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, राजस्व कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भूमि सुधार के संबंध में इन्होंने 5 वर्षीय व 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त शुरू किया था, जिसको हम कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। इस इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, जो सबसे अधिक बोली लगाता था, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का जो है ठेका दे दिया जाता था, उसी को कहते थे इजारेदारी व्यवस्था, और ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। न्यायिक सुधारों के संबंध में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इम्पे रहते हैं और अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ये आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HCL करके याद कर लेते हैं। H से हाइड, C से चैम्बर्स और L से लिमिस्टर, ये अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश इम्पे रहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। और इसी कड़ी में हम देखते हैं जो पहली अनुवादित पुस्तक होती है वो भगवत गीता, जिसका अनुवाद करते हैं विल्किंस, राइट। विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का पहली बार जो है अनुवाद किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत किया जाता है, जिसे 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया जाता है। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और इस तरीके से द्वैत शासन की यहाँ पर शुरुआत होती है। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी दीवानी अदालतों को स्थापित किया जाता है। पहला आंग्र मराठा युद्ध भी हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है, 1775 से 1782 के बीच जो लड़ा जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच जो होता है, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके के जो युद्ध होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय के टाइम पीरियड में वो युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसे में आपको अगर ये वर्ष याद होगा गवर्नर जनरल का और युद्ध का अगर आपको वर्ष याद होगा तो आप जो है क्वेश्चन को सही करने की स्थिति में आ जाते हैं। मुगल सम्राट की पेंशन 26 लाख रुपए जो दी जाती थी उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था। कलकत्ता में सरकारी टकसालों को स्टैब्लिश किया गया था। महाभियोग के संदर्भ में देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया इत्यादि की उपाधियां दी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ये आपके बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर किस व्यक्ति ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था, तो व्यक्ति का नाम था बर्क। और बर्क के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को चूहा, नेवला, बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया इत्यादि की उपाधि दी गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही परीक्षण और अशुद्धि यानी ट्रायल और एरर नियम राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने हेतु जो है लाया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ट्रायल एरर का नियम जो है किसके द्वारा लाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने हेतु। 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट नाम का भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस
बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1786 से 1793 तक। अब 1786 से 93 के बीच जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दास व्यापार पर एक तो रोक लगाई थी 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता इसको माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा का भी इसे जन्मदाता माना जाता है। तो पुलिस सेवा और सिविल सेवा दोनों का जो फादर है भारत के संदर्भ में वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा के संदर्भ में जो दरोगा होता था वो इंचार्ज रहता था थाने का, और इसे कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा गया, राइट। तो दरोगा जो है इंचार्ज होता था, इसे कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस संहिता ये 1793 में आती है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर यह आधारित थी। कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था, सरकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे। तो आपके एग्जाम में ये पूछा गया स्टेटमेंट है। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में आती है और ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया स्टेटमेंट है। कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। आपसे पूछा जाता है कि कर और न्याय प्रशासन को किस गवर्नर जनरल के द्वारा पृथक किया गया था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा पृथक्करण के सिद्धांत पर जो आधारित था, राइट। कॉर्नवालिस संहिता 1793 के तहत। स्थायी बंदोबस्त 1793 में ये लागू किया जाता है बंगाल में, और बंगाल के अलावा बंगाल में बिहार उड़ीसा भी आ जाता है, तो उसमें भी ये इंक्लूड हो जाता है। और इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी स्थायी बंदोबस्त को जो है शुरू किया जाता है। ये भारत के 19% भूभाग पर लागू किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। स्थायी बंदोबस्त, इसको हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता था? जमींदारों को किसानों से कर वसूलने की शक्ति दी गई थी, कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। और जो टैक्स होता था उसका टैक्स का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था जमींदारों को, और 1/11 भाग वो स्वयं रखते थे, राइट। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, इस नियम को हम सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था या जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें हम सूर्यास्त का नियम भी देखते हैं। सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद जो है ये जो राजस्व होता था जमींदार को कंपनी को सौंपना ही पड़ता था। अगर समय सीमा के अंदर जमींदार कंपनी को राजस्व नहीं पहुंचा पाता था उस दिन में सूर्यास्त से पहले, तो उस जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, और उसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्यास्त का नियम, राइट। सूर्यास्त का नियम ये किस भू व्यवस्था से संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था से यह संबंधित है। याद रखना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत के कुल 19% भूभाग पर, मुख्यतः बंगाल और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 के बीच होता है, और इस दौरान कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। जिला फौजदारी अदालत जो वैरन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश की थी, इनको समाप्त करके भ्रमणकारी अदालतों को ये स्थापित करता है। भ्रमणकारी अदालतों में आप देखते हैं 2 भ्रमणकारी अदालतें बंगाल में और 1 बिहार में जो है इस्टेब्लिश की जाती हैं। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि जो है वो भारत के गाजीपुर में है, राइट। यह एकमात्र गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस जिसकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर में है। 1791 में कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ही 1791 में जोनाथन डंकन बनारस में पहले संस्कृत महाविद्यालय को इस्टेब्लिश करते हैं। तो बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय इस्टेब्लिश किया जाता है जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। तो कॉर्नवालिस के बारे में हमने सभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लिए हैं। अब हम जॉन सॉर बंगाल के गवर्नर जनरल देखते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1793 से 1798 तक। स्थायी बंदोबस्त शुरू करने में राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके ये राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थायी बंदोबस्त जब शुरू होता है 1793 में, तो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, उसमें तटस्थ की नीति का अनुसरण करते हैं। खुर्दा की लड़ाई निजाम और मराठों के जो बीच होती है वो जॉन सॉर के टाइम पीरियड में ही होती है। प्रयागराज का कंपनी साम्राज्य में विलय 1797 में जॉन सॉर के द्वारा किया जाता है। तो जॉन सॉर के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है।
जॉन सॉर के बाद लॉर्ड वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का टाइगर भी कहते हैं, बंगाल का टाइगर भी कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का टाइगर कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड वेलेजली को। 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहता है। सहायक संधि अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भारत में सहायक संधि को इनके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। फ्रांसीसियों का भय समाप्त करने के लिए सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उसमें सबसे पहला हैदराबाद था। हमने अपनी कल पिछली क्लासेस में सहायक संधि के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो सहायक संधि जो सबसे पहले भारतीय राज्य ने अपनाया था वेलेजली की, उसमें हैदराबाद 1798 में, मैसूर ने 1799 में, तंजौर 1799 में ये भी सहायक संधि को स्वीकार करता है। फिर अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 और सिंधिया 1804 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज ये 10 जुलाई 1800 को स्टैब्लिश किया जाता है। डेट याद रखिएगा, डेट समेत आपसे पूछा जाता है। तो 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है और यहाँ पर जो लोक सेवक होते हैं उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। 1802 में बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ वेलेजली के द्वारा की जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली के कार्यकाल के दौरान ही होता है 1803 से 1805 तक। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और फिर बाद में वेलेजली की संधि को जो है स्वीकार कर लिया जाता है। राइट, तो वेलेजली के संबंध में सभी बातें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। वेलेजली के बाद जॉर्ज बार्लो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। 1805 से 7 तक इनका कार्यकाल होता है। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह जॉर्ज बार्लो की कार्यकाल के दौरान ही होता है 1806 में। इस समय मद्रास का जो गवर्नर होता है वो विलियम बेंटिंग होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, वेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह होता है 1806 में, इस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो होते हैं और मद्रास का जो गवर्नर होता है वो विलियम बेंटिंग होता है। वेल्लोर का जो विद्रोह होता है उसका कारण क्या होता है? माथे पर जाति चिन्ह और कानों में बालियां न पहनने देने पर जो है विद्रोह किया जाता है। एक प्रकार का ये धार्मिक विद्रोह था, धार्मिक सैनिक विद्रोह था। जॉर्ज बार्लो के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। वेल्लोर का विद्रोह ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 1806 में होता है। इस टाइम मद्रास का गवर्नर कौन होता है? विलियम बेंटिंग। जॉर्ज बार्लो के बाद में लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1807 से 13 तक इनका कार्यकाल होता है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान ही। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। इस संधि की जो मध्यस्थता करते हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मिटकॉफ के द्वारा की जाती है। राइट, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को होती है। मध्यस्थता कौन करता है इसमें? मिटकॉफ करते हैं। 1813 में चार्टर एक्ट पारित होता है और इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, चाय और चीनी को छोड़कर। और बाद में फिर 1833 का जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम के तहत कंपनी के ये चाय चीनी वाला जो एक व्यापारिक एकाधिकार होता है इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो पूरी तरीके से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 में समाप्त किया जाता है। हालांकि 1813 में एक एक्ट पारित करके कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, चाय और चीनी को छोड़कर। राइट, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही शिक्षा प्रसार पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की जाती है। विलियम बिल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल जो है भारत आता है। तो 1813 चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म का प्रचार भी इसमें शामिल होता है और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं विलियम बिल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल जो है भारत आता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता माने जाते हैं। 1853 में प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी थी इसकी। ये प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी और बाद में 1923 से भारत में भी सिविल सेवाओं की परीक्षा होने लगी थी। प्रारंभ में जो सिविल सेवा होती थी उनके जो परीक्षार्थी होते थे उनकी आयु जो मिनिमम रखी गई थी वो 23 वर्ष थी, जिसे लिटन ने जो है 19 वर्ष कर दिया था। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले स्टेटमेंट है। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट द्वारा भारतीयों का इस परीक्षा में चयन सुनिश्चित हो सका। यानी पहले जो सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थी बैठते थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन बाद में 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के द्वारा भारतीयों को भी इस परीक्षा में जो है चयन किया जाने लगा। भारतीय भी इस सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने लगे।
एचसीएन कमेटी 1886 में आती है। सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित कमेटी होती है जिसका गठन डफरिन के द्वारा किया जाता है। तो डफरिन का कार्यकाल अभी हम देखेंगे। तो डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही एचसीएन कमेटी 1886 में बनाई जाती है सिविल सेवाओं के सुधार हेतु। तो आपसे पूछा जाता है एचसीएन कमेटी के बारे में, तो ये सिविल सेवाओं के सुधार से संबंधित थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। यह सिफारिश करता है कि अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। 1935 भारत सरकार अधिनियम में सिफारिश की जाती है कि केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, जिसमें हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो देखते हैं बेसिकली ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की सिफारिशों के आधार पर ही उसको हम आज के दौर पर देख सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर एक यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और प्रांतीय स्तर पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं लेता है सिविल सेवाओं की। ली आयोग 1924 में बना था। सिविल सेवा में सुधारों से संबंधित ये भी कमेटी थी। ली आयोग 1924 में स्टैब्लिश हुई थी। यह सिफारिश की थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में भी भारतीय और यूरोपियों की जो भागीदारी वो 50:50 में हो, राइट। तो ली आयोग के द्वारा जो है भारतीय और यूरोपियों की भागीदारी सिविल सर्विसेज में कितनी सिफारिश की थी कि 50:50 अनुपात में, यानी आधे भारतीय हों और आधे यूरोपीय हों सिविल सेवा में। 1863 में प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करके ये सिविल सेवक बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। प्रथम निलंबित होने वाले जो सिविल सेवा परीक्षार्थी थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा जो है पास नहीं कर सके थे इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा की परीक्षा 1920 में पास कर ली थी, हालांकि इसके बावजूद भी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो ये तो हो गई भारत में सिविल सेवा का इतिहास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग को हम मार्क्वींस ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग का दूसरा नाम और क्या है? मार्क्वींस ऑफ हेस्टिंग्स। 1813 से 23 तक इनका कार्यकाल होता है। आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच, तो हम समझ सकते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ होगा। संगौली के संधि जो होती है 1816 में, इस संगौली संधि के साथ ही इस आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। पिंडारियों का दमन टॉमस हिस्लोप के साथ मिलकर किया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। तो पिंडारियों का दमन किस बंगाल गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा टॉमस हिस्लोप के साथ मिलकर। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में मराठा अंतिम तौर पर जो है हार जाते हैं। मराठा संघ का यहाँ अंत हो जाता है। मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय, इनको कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन के तौर पर यहाँ पर रख दिया जाता है। तो इस तरह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो है अंग्रेज और मराठा संघर्ष खत्म हो जाता है यहाँ से। रैयतवाड़ी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू की जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत में टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया जाता है 1820 में। भारत के 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की जाती है। इस भूभाग में आप मद्रास, मुंबई और असम के कुछ क्षेत्र देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये एक प्रत्यक्ष भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें जो है कंपनी डायरेक्ट जो है किसानों से राजस्व वसूलते थे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। महालवाड़ी व्यवस्था ये हाल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में शुरू की जाती है भारत के 30% भूभाग में। इन भूभागों में आप उत्तर पश्चिमी प्रांत और मध्य प्रांत देखेंगे, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश की ये सभी क्षेत्र आते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? यहाँ पर गांव में एक मुखिया बनाया जाता था। उस गांव के मुखिए के द्वारा जो है किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था और फिर वो गांव का मुखिया जो है कंपनी को वो राजस्व अदा करता था, राइट। तो यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया बिचौलिया होता था। जैसे हमने ऊपर जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी को हमने एक बिचौलिए के तौर पर देखा था, मध्यस्थता के तौर पर देखा था कंपनी और किसानों के बीच। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यहाँ पर जो है कंपनी किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी जो है किसानों से प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व वसूलती थी। तो ये सभी भू व्यवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच जो होता है, ये लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हम देख रहे हैं। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो समाप्त होता है वो यानडूब की संधि के साथ समाप्त होता है, जो 1826 में होती है। इसी के समय बैरकपुर की छावनी में सैनिक विद्रोह होता है 1824 में। सैनिकों ने समुद्र पार कर वर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया था या उनके धर्म के खिलाफ था। तो इस तरह बैरकपुर की छावनी में जो सैनिक विद्रोह 1824 में होता है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता है? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल के दौरान।
लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं। 1828 से 35 तक इनका कार्यकाल होता है। पहले ये मद्रास के गवर्नर थे और वेल्लोर में जो पहला धार्मिक सैनिक विद्रोह 1806 में होता है, उस टाइम हमने ऊपर भी देखा था कि ये उस टाइम मद्रास के गवर्नर थे। बाद में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। 1833 का जो एक्ट होता है, उस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कई सामाजिक सुधार किए जाते हैं, जिसमें सती प्रथा का अंत देखते हैं 1829 में करते हैं। नियम 17 के द्वारा जो है इस सती प्रथा का अंत किया जाता है। प्रारंभ में केवल ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू होता है, लेकिन बाद में 1830 में मद्रास और मुंबई में भी ये लागू होता है। सती प्रथा का अंत पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में। प्रारंभ में ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू होता है, बाद में इसके दूसरे वर्ष 1830 में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी ये नियम लागू हो जाता है। इससे पहले अकबर मराठों के द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सती प्रथा का उल्लेख आपको सबसे पहले कहां पर मिलता है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सती प्रथा का पहला उल्लेख आपको कहां मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। ठगी प्रथा का अंत 1830 में विलियम बेंटिंग के प्रयासों से होता है। कर्नल स्लीमेन को जो है ठगी प्रथा के अंत करने के लिए जो है इनको नियुक्त किया जाता है। तो कर्नल स्लीमेन के सहयोग से विलियम बेंटिंग के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया जाता है 1830 में। 1833 का चार्टर एक्ट पारित होता है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया जाता है इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी सेवाओं में जो भर्ती होंगी, जो नियुक्तियां होंगी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम तथा कार्यालयी भाषा बनाया गया था 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर। तो याद रखिएगा, मैकाले की अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम और कार्यालयी भाषा बनाया गया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय रियासतों के प्रति जो नीति थी, बेंटिंग ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग, कछार की रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो आपसे ये मैसूर वाला एग्जाम पूछा जा चुका है। तो मैसूर को जो है किसके द्वारा ब्रिटिश भारत के साम्राज्य में मिलाया गया था, तो ये 1831 में मैसूर को मिलाया गया था किसके द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा। और इसी के साथ 1834 में कुर्ग और कछार को भी देखते हैं, इनकी रियासतों को भी ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। कारण क्या था, बेंटिंग ने जो है यहाँ पर अव्यवस्था का आरोप लगाया था। बेंटिंग ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी डिविजनल कमिश्नर के रूप में। दास्ता उन्मूलन अधिनियम पास करता है 1833 में। इस दास्ता उन्मूलन अधिनियम का जो क्रियान्वयन है वो एलन बरो के समय में देखा जाता है 1843 में। इसीलिए हम दास प्रथा का जो अंत देखते हैं, वो अंत हम एलन बरो के संदर्भ में देखते हैं 1843 में। हालांकि दास उन्मूलन अधिनियम पास हो जाता है 1833 में विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में, और जिसका क्रियान्वयन 1843 में एलन बरो के समय किया जाता है। शिशु बालिका की हत्या पर यह प्रतिबंध लगाता है। नरबल प्रथा का अंत करता है। बेंटिंग के समय ही 1834 में वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया जाता है और आगरा को एक नई प्रेसिडेंसी बनाया जाता है। 1834 में पहला विधि आयोग स्टैब्लिश किया जाता है मैकाले की अध्यक्षता में। आपसे पूछा जाता है तो पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया जाता है, मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो विलियम बेंटिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग इसके बारे में सारी चीजें याद रखिएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए क्लास को आपको जो है एक आध बार रिवाइज करना होगा। पीडीएफ आप लोग एक नॉमिनल फीस में इसकी ले लीजिएगा संकल्प बैच में जुड़कर, जो 499 में संकल्प बैच का पेड ग्रुप है, जहां पर आपको योगा यस के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलती है। 6306473800 हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर आप ये 499 फीस पे करके इसी नंबर पर जो है अपने पेमेंट रिसीविंग भेज देंगे, तो आपको इस संकल्प बैच के पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल रहती हैं, जहां से आप इनका रिवीजन जो है और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। विलियम बेंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36 तक इनका कार्यकाल होता है। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का मुक्तदाता कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक ही स्टेटमेंट आपको चार्ल्स मेटकाफ के बारे में याद करना होता है। चार्ल्स मेटकाफ को हम भारतीय पत्रकारिता का मुक्तदाता कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ का कार्यकाल क्या है, 1835 से 36 तक।
उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से 42 तक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच जो लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की पराजय होती है, ये लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है। त्रिपक्षीय संधि होती है शाह शुजा, अफगानिस्तान का जो शासक होता है, और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में। इसी समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जो है जीटी रोड रख दिया जाता है ऑकलैंड के कार्यकाल में ही। ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनबरो आते हैं। 1842 से 44 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। सिंध का विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के ही कार्यकाल में होता है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। तो ये नेपियर नाम आपसे पूछा जाता है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय 1843 में होता है, और इस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो रहते हैं। दास प्रथा का अंत 1843 में होता है। सोमनाथ का दरवाजा भारत लाया जाता है। एलनबरो के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ऊपर हमने देखा था, पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो शुरू होता है वो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में शुरू होता है, और एलनबरो के कार्यकाल में ये पहला अफगान युद्ध समाप्त होता है। पहला अफगान युद्ध की समय सीमा 1839 से 42 के बीच तक लड़ा जाता है। इसके काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है, और आंग्ल अफगान नीति के संबंध में जो कुशल आक्रमणता की नीति है वो जॉन सॉर के द्वारा शुरू की जाती है। आगे हम उसको पढ़ेंगे, राइट। रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत होती है बेसिकली 1843 में होती है, लेकिन भारत में रविवार का जो सार्वजनिक अवकाश है वो 10 जुलाई 1890 से शुरू होता है। मेखाजी लोखंडे के प्रयासों से, मेखाजी लोखंडो के प्रयासे से 10 जून 1890 से रविवार की जो है सार्वजनिक अवकाश शुरू होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। हालांकि रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत होती है वो 1843 में हो जाती है एलनबरो के कार्यकाल में, लेकिन भारत के संदर्भ में रविवार का जो सार्वजनिक अवकाश है वो 10 जून 1890 से शुरू होता है, मेघाजी लोखंडे के प्रयासों से। पहला आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 से 46 के बीच लड़ा जाता है। लाहौर की संधि होती है मार्च 1846 में। नरबल प्रथा का अंत किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही नरबल प्रथा का अंत होता है। खोड़ जनजाति में प्रचलित नरबल प्रथा का अंत किया, जिसके लिए कैंपवेल की नियुक्ति की गई थी। तो कैंपवेल की नियुक्ति की जाती है इस नरबल प्रथा को अंत करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और ये जो नरबल प्रथा है ये खोड़ जनजातियों में प्रचलित थी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद में ये लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। अच्छा, ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ये हार्डिंग फर्स्ट है, क्योंकि एक हार्डिंग द्वितीय भी अभी हम आगे देखेंगे, हार्डिंग द्वितीय भी आगे देखेंगे, जिनके कार्यकाल में कोलकाता से जो कैपिटल है वो नई दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। तो वो हार्डिंग द्वितीय हैं, ये हार्डिंग फर्स्ट हैं। ये भारत के गवर्नर जनरल हैं, और हार्डिंग द्वितीय जो हैं वो भारत के वायसराय होते हैं। आगे इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल है 1848 से 1856 तक, भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। पंजाब का विलय करते हैं। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 तक होता है। 1848 से 49 तक द्वितीय आंग्ल सिख होता है। सिखों की इसमें पराजय हो जाती है, और उसके बाद पंजाब का विलय जो है 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता है, राइट। और इस टाइम जो सिख शासक होते हैं, पंजाब के जो शासक होते हैं, उनका नाम क्या होता है? दिलीप सिंह। इनको जो है पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ये अल्पवयस्क होते हैं, इसलिए शिक्षा के संबंध में जो है इनको इंग्लैंड भेजा जाता है। वहां पर ये ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। सारी चीजें हमने अपने कल पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, जब हम पंजाब साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। बर्मा का अधिग्रहण किया जाता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा जो युद्ध होता है 1852 को, तो 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद जो है बर्मा का अधिग्रहण कर लिया जाता है। सिक्किम के कुछ भागों को भी भारत में मिलाया जाता है डलहौजी के द्वारा। हड़प या विलय नीति, जिसको हम व्यपगत नीति भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में शुरू की जाती है। सर्वाधिक चर्चित इस नीति द्वारा राज्यों को मिलाने का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हड़प नीति के तहत जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाने वाला राज्य था वो सतारा था 1848 में, फिर जैतपुर 1849 में, फिर संभलपुर 1849 में ये भी, फिर बघाट 1850 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और अवध 1856 में। इसके लिए एक ट्रिक है, सीता संभलो बाघ उधर झाड़ी में है, राइट। तो सीता से सा से सतारा, फिर सीता ता से जैतपुर, फिर संभलो से संभलपुर, बाघ यानी बघाट, उधर झांसी में है। बघाट के बाद उदयपुर भी आता है, फिर उसके बाद झांसी, झाड़ी से झांसी हो गया, झांसी में बाघ है ना, राइट, है ना से नागपुर हो गया, और अंत में अवध। आप लोग याद रखिएगा 1856 में ये
मिलाया जाता है हड़प नीति के तहत। तो ये ट्रिक है, क्रम इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। सीता समलो बाग उधर झाड़ी में है ना। अवध को जो मिलाया जाता है वो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर मिलाया जाता है। आउटरम की रिपोर्ट में कहा जाता है कि अवध में जो है कुशासन है, सही से शासन वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को जो है हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है। और इस टाइम अवध के जो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह होते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विलय की आज्ञा नहीं दी थी, तो याद रखिएगा करौली जो है वो हड़प नीति के तहत जो है ब्रिटिश राज्य में उसका विलय नहीं किया जाता है डलहौजी के द्वारा, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विलय की आज्ञा नहीं दी थी। 1849 में बेथुन स्कूल को स्टैब्लिश किया जाता है जेईडी बेथुन के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। तो आपसे पूछा जाता है बेथुन स्कूल, बेथिन स्कूल, इसे हम पहला हिंदू महिला स्कूल भी कहते हैं। पहला हिंदू महिला स्कूल या बेथिन स्कूल 1849 में जेईडी बेथुन के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। और बेथुन कॉलेज ये बनता है 1879 में। सिक्किम, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल होता था, और तराई का कुछ भाग ये ब्रिटिश भारत में मिलाया जाता है, अभी हमने ऊपर बताया डलहौजी के द्वारा। सिक्किम का आंशिक विलय इस तरह देख रहे हैं डलहौजी के द्वारा किया जाता है, लेकिन पूर्ण विलय जो सिक्किम का होता है 1975 में होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। 1853 में पेशवा की पेंशन को समाप्त कर देता है। 1853 में ही मुंबई से थाने के बीच रेल यात्रा को प्रारंभ करता है। ये जो रेल यात्रा है ये ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी के द्वारा शुरू की जाती है डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच। ये भारत की पहली रेल यात्रा थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, जिसे लॉर्ड कैडिंग के कार्यकाल में जो है पारित किया जाता है 1856 का ये विधवा पुनर्विवाह प्रारूप, राइट। बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है गवर्नर जनरल के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए। सैन्य सुधारों के संबंध में देख लीजिए डलहौजी के कार्यकाल में ये कलकत्ता से तोपखाने का कार्यालय जो है वो शिमला और मेरठ शिफ्ट करता है। मेरठ 1856 में जो है यहाँ पर तोपखाना शिफ्ट किया जाता है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाता है। 1854 का जो उड स्पैच है डलहौजी के कार्यकाल में आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा के स्कूल और सरकारी कॉलेज की स्थापना करना इसका उद्देश्य रहता है। उड स्पैच का 1854 में आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। डाक सुधार इसके कार्यकाल में किया जाता है। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी किया जाता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया जाता है 1854 में, और इस एक्ट के तहत ही डाक सुधार और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग कहते हैं, जुलाई 1854 में डलहौजी के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग किसके द्वारा जो है स्थापित किया जाता है, तो डलहौजी के द्वारा जुलाई 1854 में। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया जाता है। लोक शिक्षा विभाग को स्थापित किया जाता है। इनाम कमीशन को स्थापित करता है भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए 1852 में। तो डलहौजी के कार्यकाल में इनाम कमीशन स्टैब्लिश होता है। आपसे पूछा जाता है इनाम कमीशन किससे संबंधित है, तो भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने से ये 1852 में स्थापित होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। कलकत्ता आगरे के बीच तार सेवा को शुरू करता है 1853 में। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा जो है वो 1853 को शुरू होती है, 1853 से शुरू होती है। और इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो डलहौजी, राइट। तो सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा 1853 से शुरू की जाती है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक होता है। तो ये डलहौजी का हमने देख लिया। डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक रहता है। डलहौजी के बाद आते हैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय होते हैं। क्योंकि जो एक्ट आता है 1858 का, इस 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया जाता है। वायसराय यहाँ पर नाम दिया जाता है, राइट। तो लॉर्ड कार्डिंग भारत के पहले वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये होते हैं। कार्यकाल इनका 1856 से 62 तक रहता है। 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होता है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। असम में चाय, नीलगिरी में कहवा की खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। विल्सन के सहयोग से 500 रुपए से अधिक आय वालों पर जो है आयकर लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा 1861 का आयकर अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित किया जाता है, और उसके तहत 500 रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर जो है वो इनकम टैक्स लगाया जाता है। और ये विल्सन के सहयोग से जो है, विल्सन के सहयोग से
आयकर अधिनियम पारित किया जाता है और विल्सन के सहयोग से ही ये इनकम टैक्स व्यवस्था भारत में लागू की जाती है कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। तो ये बात याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में होती है। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच होता है। इन सभी इवेंट्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे नील विद्रोह हो गया। अभी हमने एक आपको ओवरव्यू दे दिया इसका, टाइम पीरियड क्या है और उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे। तो ये आपको पहले तो ज्ञात होना चाहिए। बाकी इसकी डिटेलिंग जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। विधवा विवाह पुनर्अधिनियम, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856, ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हो जाता है, जिसका प्रारूप डलहौजी के टाइम पर जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रस्तुत करते हैं। बाद में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है। इसकी ड्राफ्टिंग जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ये बात अभी हमने ऊपर आपको बताई है। भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित किया जाता है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का इस अधिनियम के तहत अधिकार दिया जाता है। विधायी कार्यों में गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीय को शामिल किया जाता है 1861 अधिनियम के तहत। दोनों बातें याद रखना है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार और विधायी कार्यों में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को जो है पहली बार शामिल किया जाता है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। बंगाल किराया अधिनियम 1859 पारित होता है। इसके अलावा 1859 में फोर्ट फोलियो प्रणाली शुरू की जाती है। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आता है, जिसके तहत एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है 1861 में आए उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्टैब्लिश किया जाता है 1861 में अलेक्जेंडर के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसके लिए जो है विलियम जोन्स भी प्रयास करते हैं। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए जो है विलियम जोन्स के द्वारा भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है भारतीय पुरा सर्वेक्षण विभाग को स्टैब्लिश किया जाता है 1861 में। इसलिए भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है। कैनिंग के समय जो हड़प नीति थी, डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उसको समाप्त कर दिया जाता है। कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन भारत के वायसराय बनते हैं। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863 तक इनका कार्यकाल होता है। वहाबियों के आंदोलन को इनके द्वारा दबाया जाता है। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु का स्थान पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किस वायसराय की मृत्यु होती है? तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट की। अमरेला अभियान लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में ही चलाया जाता है, पश्चिमोत्तर प्रांत में कबीलाइयों के दमन के लिए। लॉर्ड एल्गिन के बाद जो है जॉन लॉरेंस आते हैं 1864 से 69 तक, ये भारत के वायसराय होते हैं। रियासतों के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं ये। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा को शुरू करते हैं। कैंपवेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया जाता है। भूटान जो युद्ध होता है 1865 में होता है, भूटान को युद्ध में पराजित और उसके साथ संधि करते हैं। जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में ही भूटान युद्ध होता है 1865 में और उसके साथ संधि की जाती है। 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट आता है, किसानों की संतुष्टि का ये प्रतीक माना जाता है। आवर टेनेंसी एक्ट किसानों को जमीन पर साधारण कर के अधिकार जो हैं दिए जाते हैं। तो आवर टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट ये जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान देखे जाते हैं। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। आंग्ल अफगान संबंधों में चतुर निष्क्रियता या इसको हम कुशल आक्रमणता की नीति कहते हैं, इसको अपनाया जाता है जॉन लॉरेंस के द्वारा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में चतुर निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति किसके द्वारा अपनाया जाता है? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा। लॉर्ड मेयो ये 1869 से 72 तक भारत के वायसराय होते हैं। लॉर्ड मेयो के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, लॉर्ड मेयो के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की जो पहली जनगणना की जाती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही की जाती है। हालांकि बाद में अगर आपसे नियमित या व्यवस्थित जनगणना पूछेगा तो रिपन लगाएंगे, लेकिन इन दोनों बातों का जिक्र ना हो, केवल आपसे ये पूछ ले कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये जो जनगणना हुई थी ये संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में पता लगाना, इस स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्देश्य था जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान किया गया था। कृषि और व्यापार विभाग की स्थापना की गई थी। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में होता है। मुंबई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि की जाती है। बजट घाटे को यहाँ पर कम किया जाता है। आय कर की दर को 1% से घटाकर 2.5% कर दिया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में जो है लॉर्ड मेयो की हत्या होती है एक अफगान व्यक्ति शेर अली के द्वारा चाकू मारकर।
तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की जो कैपिटल थी, अब तो हो गई है खैर, विजयपुरम हो गई है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान शेर अली के द्वारा चाकू मारकर कर दी जाती है। लॉर्ड मेयो के संबंध में एक बात आपको और याद रखनी है कि प्रांतीय केंद्रीय स्तर पर वित्त विभाजन की नीति आरंभ की जाती है इसके द्वारा 1870 में। और लास्ट ईयर आपके बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 69वीं बीपीएससी में, वहां पर ये स्टेटमेंट पूछा गया था। तो प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर वित्त विभाजन की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में। तो लॉर्ड मेयो के संदर्भ में ये बातें सभी आपको पता होनी चाहिए। जनगणना इसी के द्वारा कराई जाती है 1872 में पहली बार भारत में। कृषि और व्यापार विभाग को स्टैब्लिश किया जाता है। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है। इसके द्वारा बजट घाटे को कम किया जाता है। आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, जो वर्तमान में विजयनगरपुरम है, यहाँ पर एक अफगान शेर अली के द्वारा इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो के बाद में नॉर्थ बुक्र भारत के वायसराय बनते हैं। 1872 से 76 तक इनका कार्यकाल होता है। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित होता है इनके कार्यकाल के दौरान। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जिसमें नॉर्थ ब्रुक द्वारा 10,000 रुपए दान दिए गए थे। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था वो 1875 में किया था। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था, याद रखिएगा। सुएज नहर खुलने से भारत और ब्रिटेन के व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी नॉर्थ बुक के कार्यकाल में। नॉर्थ ब्रुक के द्वारा एक घोषणा की गई थी, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। इनकी घोषणा के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। तो मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, ऐसी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो वायसराय नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। नॉर्थ ब्रुक के बाद लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक भारत के वायसराय होते हैं। ये एक कवि, उपन्यासकार, लेखक थे और साहित्य जगत में ओवन मैरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध थे। पूछा गया ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ओवन मैरिडिथ ये लॉर्ड लिटन का ही उपनाम है। लॉर्ड लिटन एक कवि, उपन्यासकार और लेखक थे। साहित्य जगत में इनको किस नाम से जाना जाता था? तो ओवन मैरिडिथ के नाम से, ओवन मैरिडिथ के नाम से। स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन होता है। तो स्टैची आयोग बनता है 1878 में। ये किससे संबंधित है? तो ये अकाल से संबंधित है। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 में आता है, ब्रिटिश संसद द्वारा ये लाया जाता है और इसके तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है जनवरी 1877 में। तो राज्य उपाधि अधिनियम 1876 के तहत 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन भी 1 जनवरी 1877 को होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया जाता है। भारतीय भाषाओं के समाचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। हालांकि पेनियार अखबार एकमात्र भारत का अखबार था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था। तो आपसे पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस भारतीय अखबार ने किया था? तो पेनियार अखबार के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1878 में बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना और उसका व्यापार करना दंडनीय होगा, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था, आर्म्स एक्ट 1878। सिविल सेवा की जो आयु होती थी मिनिमम 21 वर्ष, इसको घटाकर ये 19 वर्ष करता है। 1878 से 80 के बीच दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है। कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया जाता है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में स्टैब्लिश की जाती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो लॉर्ड लिटन के बारे में हमने ये सारी बातें देख ली हैं। अब हम देखेंगे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को। ये भारत का वायसराय, प्रजातंत्र का समर्थक और सबसे लोकप्रिय वायसराय था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द ड्यूटीज ऑफ एज। द ड्यूटीज ऑफ एज लॉर्ड रिपन की पुस्तक है। ये प्रजातंत्र का समर्थक था, इसीलिए इसे हम स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। नगर पालिका को स्टैब्लिश किया जाता है, नगर पालिका को स्टैब्लिश किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। और स्थानीय स्वशासन को जो शुरू किया जाता है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरू किया जाता है, इसलिए हम इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। 1881 में पहली फैक्ट्री अधिनियम आता है। प्रथम जनगणना होती है नियमित तौर पर 10 वर्षीय अंतराल के अंतर्गत। हमने ऊपर देखा था भारत की जो पहली जनगणना होती है मेयो के कार्यकाल में होती है, लेकिन वो एक नियमित और व्यवस्थित जनगणना नहीं होती है। जो रिपन के दौरान जो जनगणना होती है ये एक नियमित और व्यवस्थित जनगणना होती है। और इस
जनगणना के पश्चात ये व्यवस्था की जाती है कि अब हर 10 वर्ष में जो है जनगणना कराई जाएगी। 1881 की जनगणना के संबंध में एक बात याद रखिएगा कि 1881 की जनगणना जो रिपन के द्वारा कराई जाती है, इसमें हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा जाता है। पहला कारखाना अधिनियम, पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित होता है। इसके संबंध में कुछ बातें और जान लीजिए। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है काम करने से इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। 10 से 12 वर्ष के बच्चे जो काम करेंगे वो 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे और महीने में 4 छुट्टी इनको दी जाएगी। इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये होता है कि पहले कारखाने अधिनियम में महिलाओं को नहीं जोड़ा गया था। तो पहले एक्ट में महिलाओं से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, केवल बच्चों के संबंध में ही था कि 7 वर्ष के नीचे का कोई बच्चा काम नहीं करेगा और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे केवल 9 घंटे काम करेंगे और महीने में उनको 4 छुट्टी दी जाएंगी। हालांकि जो कारखाना अधिनियम है इसमें नील की खेती, चाय और कहवा की खेती, इन 3 खेतियों को जो है इस एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। टेनेसी एक्ट के बारे में भी हम आपको पढ़ा रहे थे। तो टेनेसी एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1885 में आया था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जिसे कहते हैं। लगातार हो रहे किसान विद्रोह के कारण यह एक्ट लाया गया था। इसके अंतर्गत जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे। 1887 ईस्वी में पंजाब में भी टेनेसी एक्ट पारित हुआ था और इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरीके के एक्ट पारित हुए थे। 1882 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और हंटर कमीशन की जो नियुक्ति प्राथमिक शिक्षा पर जो बल देता था, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के द्वारा लाया जाता है और रिपन के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। हंटर कमीशन की नियुक्ति, हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में होती है प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन में सुधार के लिए हंटर कमीशन बनाया जाता है 1882 में। पंजाब यूनिवर्सिटी को भी स्टैब्लिश किया जाता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1853 में इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल जो होता है, इस बिल के तहत भारतीय भी जो है यूरोपीय मुद्दों की सुनवाई कर सकते थे अदालत में। भारतीयों के द्वारा भी यूरोपियों के संबंध में सुनवाई की जा सकती थी। उस संदर्भ में जो है इल्बर्ट बिल लाया जाता है। हालांकि इसका जो है घोर विरोध किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और इस विरोध के कारण ही, इस विवाद के कारण ही 1884 में इनको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये रिपन के द्वारा लाया जाता है 1883 में, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों के मुद्दों को सुनने की शक्ति दी जाती है, सुनने का अधिकार दिया जाता है। और इस इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद होता है, जिसके कारण 1884 में रिपन को त्यागपत्र देना पड़ता है। रिपन के ये सभी महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। उसके शासनकाल को स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने 1909 के अधिवेशन में रिपन को सबसे प्रसिद्ध वायसराय बताया था। तो सबसे प्रसिद्ध वायसराय की संज्ञा रिपन को किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय ने। और भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को। रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन आते हैं। 1884 से 88 तक इनका कार्यकाल होता है। बंगाल टेनेसी एक्ट इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पारित होता है। भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड को स्टैब्लिश किया जाता है 1885 में। 1885 में तृतीय बर्मा युद्ध होता है और 86 में संपूर्ण बर्मा को भारत में विलय कर लिया जाता है। तो 85 में होता है आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसमें ब्रिटिशर्स की विजय होती है। उसके उपरांत 1886 में संपूर्ण बर्मा को भारत में मिला लिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना इसी डफरिन के कार्यकाल में A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है 1885 में। 1887 में पंजाब टेनेसी एक्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाता है। लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल होता है 1888 से 94 तक। डूरंड लाइन जो भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है, ये 1893 में डूरंड कमीशन जो बनाया जाता है, उस कमीशन के सिफारिश पर भारत अफगानिस्तान की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए डूरंड लाइन खींची जाती है लैंसडाउन के कार्यकाल में, राइट, 1893 में। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पारित हुआ था। भारत में निर्वाचन सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। द्वितीय कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम हमने देखा था 1881 में रिपन के कार्यकाल में, जो बच्चों से संबंधित था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आता है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 11 घंटे से अधिक काम व बच्चों के लिए 7 घंटे से अधिक काम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो दूसरा कारखाना अधिनियम में महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए ही प्रावधान थे। महिलाओं के संबंध में क्या कहा गया कि 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी, वहीं बच्चों के संदर्भ में 7 घंटे से अधिक जो है बच्चे काम नहीं करेंगे।
भारत में रविवार की छुट्टी, अभी हमने ऊपर बताया था रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत है वो 1843 में हुई थी, लेकिन भारत में रविवार की छुट्टी पूछी जाएगी तो ये 10 जून 1890 में शुरू हुई थी नारायण मेघाजी लोखंडे के प्रयासों से। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन होता है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। इसके अलावा मणिपुर विद्रोह होता है 1891 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण भी होता है। बर्मा का विलय हमने आपको बता ही दिया। बर्मा का जो संपूर्ण विलय होता है 1886 में होता है, और माना जाता है कि ये जो भारत का बर्मा में विलय 1886 में होता है, ये ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कौन था, तो क्या बताएंगे आप? बर्मा। कारखाना अधिनियम पहला जो 1881 में आता है और दूसरा 1891 में आता है। ये अधिनियम चाय, कॉफी, नील की खेती पर लागू नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। चाय, कॉफी, नील की खेती पर कारखाना अधिनियम पहला, दूसरे के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत के वायसराय बनते हैं, जिनका कार्यकाल है 1894 से 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन के द्वारा घोषणा की गई थी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर इसे अपने अधीन रखेंगे। पूछा गया स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये लॉर्ड एल्गिन का स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा था कि हम भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही हम इसको जो है अपने अधीन रखेंगे। बम्बई में प्लेग फैलता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लूर जो कोलकाता में है, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है 1897 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल होता है भारत के वायसराय के रूप में। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं कर्जन के संबंध में। सर एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया जाता है 1901 में। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो कर्जन के संबंध में जो आयोग यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं महत्वपूर्ण है। सिंचाई आयोग 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में गठित होता है। फिर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया जाता है। 1902 में ही पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की जाती है। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया जाता है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आता है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया जाता है प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए। देसी राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना 1901 में की जाती है। पूछा गया स्टेटमेंट है, देसी राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना 1901 में की जाती है कर्जन के द्वारा। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया जाता है। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित होता है। 1899 में ही भारतीय टंकण और मुद्रा अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके तहत अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की वैध मुद्रा घोषित की जाती है। 1904 में यंग हस्बैंड अभियान तिब्बत के लहासा में कर्जन के द्वारा भेजा जाता है। तो आंग्ल तिब्बत जो युद्ध होता है उस युद्ध में हम देखते हैं यंग हस्बैंड अभियान को भेजा जाता है 1904 में कर्जन के द्वारा। 1902 में ही थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। विश्वविद्यालय आयोग जो बनता है थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में, इसमें दो भारतीय भी रहते हैं। दो भारतीयों में एक का नाम है गुरदास बनर्जी और दूसरे का नाम रहता है सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी का नाम याद रखिएगा। ये दो भारतीय थे थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में, जो 1902 में बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था इसी आयोग की अनुशंसा पर। पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया था कर्जन के द्वारा ही। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1902 में, याद रखिएगा। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1902 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। 1903 का दिल्ली दरबार एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट जो है घोषित किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के बारे में भी हमने बता ही दिया था। इसके पहले महानिदेशक, इस बात को याद रखिएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया जाता है, जिसके पहले महानिदेशक कौन होते हैं? जॉन मार्शल। कर्जन किचनर सेनापति जो होता है किचनर, उसके मध्य विवाद होता है। कर्जन किचनर विवाद, इसमें किचनर कौन होते हैं? सेनापति।
और इस विवाद के बाद जो है करजन के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए। तो करजन के संबंध में ये सब बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय बनते हैं। 1905 से 10 के बीच इनका कार्यकाल होता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट याद रखना है वो 15 अगस्त 1906 को गठित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन जो होता है वो अगस्त 1906 में होता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान। इसके अलावा आप जानते हैं 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें मिंटो भारत के वायसराय हैं और मार्ले भारत के सचिव रहते हैं, राइट। तो मार्ले मिंटो अधिनियम आता है 1909 और इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को शुरू किया जाता है। मुस्लिमों को जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग बाद में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाती है। इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। केसरी में प्रकाशित जो लेख होते हैं 1908 में, ये केसरी में प्रकाशित लेख आते हैं, जिसके आधार पर इन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। केसरी में प्रकाशित लेख 1908 में जो लेख होते हैं, इसके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और इनको फिर मांडले जेल भेज दिया जाता है। मदन लाल डीगरा द्वारा 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली की गोली मारकर हत्या की जाती है, मदन लाल डीगरा के द्वारा 1909 में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस किया। कर्जन के संबंध में कुछ बातें छूट रही थी, इनको एक बार देख सकते हैं। जैसे बंगाल विभाजन महत्वपूर्ण है, हालांकि इन सब पर हम बाद में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बंगाल विभाजन ये जुलाई 1905 में शिमला में इसकी घोषणा जो है की जाती है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया जाता है 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1906 को ये बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा इसको रद्द किया जाता है। कर्जन के संबंध में एक बात और याद रखिएगा कि 1905 में भारतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लेते हैं। तो ये भारत के पहले वायसराय हैं जो भारतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लेते हैं, राइट। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो भारत के वायसराय बनते हैं 1910 से 1916 तक का इनका कार्यकाल होता है। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम व रानी विलियम मेरी की भारत यात्रा होती है। 1911 में बंगाल की विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच जिनका कार्यकाल है वायसराय के रूप में, इनके कार्यकाल के दौरान ही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में, और इसमें ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम जो है आते हैं और जॉर्ज पंचम के द्वारा ही बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया जाता है और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाए जाने की यहाँ पर घोषणा की जाती है। रास बिहारी घोष द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। रास बिहारी घोष पर, और फिर इन पर दिल्ली षड्यंत्र चलता है, दिल्ली षड्यंत्र केस चलता है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही। आप देखते हैं 1912 में दिल्ली को जो है प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है। तो इतनी बातें जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के संबंध में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनते हैं 1916 से 21 के बीच इनका कार्यकाल होता है। इनके कार्यकाल के दौरान ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। एक होम रूल लीग की स्थापना की जाती है तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 को। बेलगांव पुणे में हेडक्वार्टर बनाते हैं ये अपना। और दूसरा जो व्यापक स्तर पर भारत में होम रूल लीग चलाया जाता है उसमें एनी बेसेंट का नाम आता है। तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है सितंबर 1916 को, जो अपना हेडक्वार्टर बनाती है मद्रास में। हालांकि बाद में हम होम रूल लीग के बारे में डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। चेम्सफोर्ड कार्यकाल के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, एक तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 को। बेलगांव पुणे में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। और दूसरा होम रूल लीग ये सितंबर 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा जो अपना हेडक्वार्टर मद्रास में बनाती हैं। 1916 को लखनऊ का अधिवेशन होता है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। ये वही 1916 का लखनऊ अधिवेशन है जहां पर बिहार के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण में जो नील
को लेकर जो उनकी दुर्दशा होती है, जो किसानों की समस्या होती है, उसके बारे में बताते हैं और बिहार आने का निमंत्रण देते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही उग्रवाद का जो है कांग्रेस में पुनः विलय होता है और इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी यहाँ समझौता हो जाता है और लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके उपरांत ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो पाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 का ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है यहाँ से। 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है। 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं महात्मा गांधी एक केस के संबंध में। 21 वर्ष बाद ये भारत लौटते हैं 1915 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संस्थान को इस्टेब्लिश किया जाता है 1919 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संस्था की स्थापना होती है, ये चेम्सफोर्ड सुधार जो आते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार जो किए जाते हैं, उनका ये समर्थन करती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में एक विरोध देखा जाता है। कांग्रेस में कुछ नेता होते हैं जो चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करते हैं और उसी के चलते जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक अलग इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संस्था को इस्टेब्लिश करते हैं 1919 में, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन करते हैं। एपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर बनाया जाता है। इनको बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था 1920 में। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा की जाती है 20 अगस्त 1917 को। रोलर एक्ट पारित किया जाता है अप्रैल 1919 को और रोलर एक्ट के विरोध में ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं, 13 अप्रैल 1919 को होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये 1919 को आता है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। सैंडल विश्वविद्यालय आयोग 1917 में स्थापित होता है। पुणे में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है। डी.के. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पुणे में की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल के दौरान, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 के बीच रहता है भारत के वायसराय के रूप में। अब हम देखेंगे लॉर्ड रेडिंग, ये 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय होते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड रेडिंग एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान केरल में मोपला विद्रोह होता है 1921 में। 1923 ईस्वी से सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित होने लगी थी लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को देखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, इस चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करने जाने का निर्णय लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। बरदौली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की जाती है। बरदौली प्रस्ताव के तहत जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की जाती है, राइट। तो चौरी चौरा कांड ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है, जहां पर एक पुलिस थाने में जो आंदोलनकारी होते हैं वो पुलिस थाने को बंद करके कुछ पुलिस कर्मियों को जो है जिंदा जला देते हैं, जिससे आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हैं। बारदौली प्रस्ताव होता है और उस बारदौली प्रस्ताव के तहत इस असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया जाता है। मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश किया जाता है मार्च 1923 को। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव होते हैं और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल के दौरान ही रोलेट एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। रोलेट एक्ट जिसे अब 6 अप्रैल 1919 में पारित किया गया था। आगे हम इन सभी इवेंट्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको देते चल रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल वायसराय के दौरान जो है ये सभी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट लॉर्ड इरविन, ये 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय होते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान एक तो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को, और ये फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है। भारत में भी कहाँ, मुंबई में पहुंचता है साइमन कमीशन। सबसे पहले 7 सदस्यीय कमीशन होता है जिसमें कोई भारतीय नहीं होता है, जिसका व्यापक स्तर पर पूरे भारत में विरोध होता है, और इसी विरोध के चलते पंजाब में जो है एक लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। अच्छा, पहले और तीसरे 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है प्रतिनिधित्व नहीं करती है, केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने गांधी जी जाते हैं। 5 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। शारदा एक्ट 1929 में पारित होता है जिसमें विवाह की आयु
लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की जाती है। तो शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1929 में पारित होता है। इसमें विवाह के लिए लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु कितनी रखी जाती है? 14 वर्ष। शिक्षा सुधार के लिए हार्टोग कमीशन का गठन किया जाता है 1929 में। ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए बटलर आयोग नियुक्त किया जाता है 1927 में। ये महत्वपूर्ण कमीशन है। बटलर कमीशन 1927 में गठित किया जाता है। किससे संबंधित है? तो ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बटलर कमीशन। नेहरू रिपोर्ट के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। जतिन दास की भूख हड़ताल आपको देखने को मिलती है 64 दिनों की। 64 दिनों की भूख हड़ताल लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 13 जुलाई से 13 सितंबर 1929 के बीच ये भूख हड़ताल करते हैं 64 दिनों की, और इस भूख हड़ताल में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। 1928 ईस्वी में कृषि से संबंधित एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाता है। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है, और फिर 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है 4 मार्च 1931 को, राइट। नेक्स्ट लॉर्ड विलिंगटन, ये 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को शुरू होता है इनके कार्यकाल के दौरान ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1932 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग नमक आंदोलन भी कहते हैं, ये दांडी मार्च के दौरान इसको हम देखते हैं। दांडी मार्च जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च को ये यात्रा शुरू होती है। 240 मील की यात्रा करने के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक तोड़कर जो है नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है मार्च 1931 को, और इस समझौते के तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए ये लंदन जाते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब चीजें ठीक नहीं होती हैं तो वो फिर आकर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। तो ये सविनय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1932 से। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, यहाँ पर भी कांग्रेस अनुपस्थित होती है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पाषाण भी कहते हैं। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है, जिसका विरोध गांधी जी करते हैं और जेल में ही गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, जिसको लेकर फिर बाद में एक समझौता होता है पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य 24 सितंबर 1932 को। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को होती है, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पाषाण भी कहते हैं, और फिर पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में यानी 1934 में आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की जाती है। जॉर्ज पंचम का निधन हो जाता है। एडवर्ड थर्ड का यहाँ पर राज्यारोहण होता है। जॉर्ज पंचम की मृत्यु के बाद एडवर्ड थर्ड का राज्यारोहण होता है लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहता है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन होता है, इसकी अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय बनते हैं। 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला तो 1936-37 में जो है चुनाव होते हैं, विधानसभा के प्रांतीय चुनाव होते हैं। 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, जिसमें 8 में कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बनाती है। कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है 8 प्रांतों में, और 5 प्रांतों में तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होती है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा होता है अक्टूबर 1939 में। जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, उस सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल से अनुमति लिए हुए ही उनको शामिल कर लिया जाता है, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया जाता है, जिसके चलते मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाती है। क्योंकि मुस्लिम लीग इस 1937 में हुए विधानसभा के चुनावों में किसी भी राज्य में जो है अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं होती है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है 22 दिसंबर 1939 को। ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी भी यहाँ से पूछी जाती है और इंडिविजुअल भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन होता है, ये फैजपुर गांव होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1937 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में होता है, फैजपुर गांव में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है।
17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। इन सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान ये सभी घटनाएं हो रही हैं, और इससे आपको एक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ओवरव्यू मिलेगा। क्रोनोलॉजी लगाने के लिए जब प्रश्न आएंगे तो आपको इस क्लासेस से फायदा होगा। और दूसरी चीज, कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो आप बता देंगे अक्टूबर 1940 को। कहाँ से हुआ? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चीज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद रखना है, और फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी डेट याद रखेंगे, तो सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। बाकी हम इन सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली अपनी क्लासेस में। चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चर्चिल का कार्यकाल 1940 से 45 तक रहता है। 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन होता है। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये शुरू होता है। ग्वालियर टैंक से शुरू होता है। ग्वालियर टैंक मैदान को हम अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। लॉर्ड लिनलिथगो इस टाइम भारत के वायसराय रहते हैं। 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। मार्च 1940 को लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, और यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत को पारित किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित किया जाता है? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना आती है। 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है। लिनलिथगो का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गांधी जी के संबंध में। इन्होंने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लिनलिथगो ने कहा था। लिनलिथगो के बाद में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनते हैं। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1943 से 1947 तक रहता है। 1944 में सिराज गोपालाचारी फार्मूला आप देखते हैं, राजगोपालाचारी द्वारा सीआर फार्मूला की घोषणा होती है 1944 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के दौरान। 14 जून 1945 को वेवेल योजना शिमला सम्मेलन की घोषणा की जाती है। वेवेल योजना शिमला सम्मेलन की घोषणा की जाती है 14 जून 1945 को, राइट। 14 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन की यहाँ पर घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाता है। इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। ये कैबिनेट मिशन 1946 में गठित होती है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता करते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। पैथिक लॉरेंस ये भारत के सचिव रहते हैं, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री होते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम याद रखना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और पैथिक लॉरेंस ये भारत के सचिव रहते हैं, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री। अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। शिक्षा सुधार के लिए सर्जेंट योजना 1944 में आती है। 1946 में नौसैनिक विद्रोह होता है। 20 फरवरी 1947 को एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को शक्ति हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की जाती है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 20 फरवरी 1947 को एटली द्वारा 1948 तक, जून 1948 तक भारत को शक्ति हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की जाती है। हालांकि हम देखते हैं जून 1948 से पहले ही भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है, राइट। लॉर्ड वेवेल के बाद में माउंटबेटन ये भारत के वायसराय बनते हैं। ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय होते हैं। माउंटबेटन भारत के कार्यकाल इनका 1947 से 48 तक रहता है। 3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन की ये घोषणा करते हैं। जुलाई 1947 को भारत स्वाधीनता एक्ट पारित हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद होता है। बंगाल विभाजन पंजाब विभाजन के आयोग गठित होता है, जिसकी अध्यक्षता सर रेडक्लिफ करते हैं। और रेडक्लिफ हम देखते हैं सीमा रेखा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन पंजाब विभाजन के लिए एक आयोग गठित किया जाता है, और इन्हीं की अध्यक्षता में फिर भारत पाकिस्तान
के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है, जिस सीमा को हम लोग रेडक्लिफ सीमा भी कहते हैं। शिक्षा के लिए राधा कृष्ण आयोग बना था 1948 में। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल वायसराय के रूप में 1947 से 1948 तक रहता है। इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत के जो पहले और गवर्नर बनते हैं और ये अंतिम गवर्नर भी रहते हैं, जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर होते हैं। इस तरह हमने गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लिया है। क्लास में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है, इसलिए आप लोग इस क्लास का रिवीजन जरूर करेंगे। बिना रिवीजन किए हुए इसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लास इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। रिवीजन के लिए आप हमारी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं संकल्प बैच के इस पेड ग्रुप में जुड़कर, जिसकी एक नॉमिनल फीस केवल 499 है। यहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं तो विवेक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की गई इस 70 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच की सभी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, प्री मेंस दोनों की। तो आप लोग इस संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।